जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता ऑब्जेक्टिव बुक्स के सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 60 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोलता है। इफ़ द वाटर टेबल राइजेज अप टू द ग्राउंड सरफेस देन दी ऑप्शन ए effective stress is reduced due to increase in total stress but pore water pressure does not change. Option B, effective stress is reduced due to increase in pore water pressure only but total stress does not change. Option C, total stress is reduced due to increase in pore water pressure only but effective stress does not change. Option D, total stress is increased due to decrease in pore water pressure but effective stress does not change. अब आपको मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 49 में कि अगर वाटर टेबल बढ़ता है ग्राउंड सरफेस से तो हमारा पोर वाटर प्रेशर और टोटल स्ट्रेस दोनों बढ़ते हैं, बट इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, कम होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस कहाँ बढ़ रहा है। तो ऑप्शन सबसे पहले चेक कीजिए। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस ड्यू टू डिक्रीज। यहाँ पे तो डिक्रीज होगा नहीं, जहाँ जहाँ डिक्रीज है पहले ही काट दीजिए आप, ये गलत है। ऑप्शन बी, इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस ड्यू टू इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर बट टोटल स्ट्रेस डज नॉट चेंज, ये भी बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया कि पोर वाटर प्रेशर भी बढ़ेगा और टोटल स्ट्रेस भी बढ़ेगा और इफेक्टिव स्ट्रेस कम होगा। ऑप्शन सी दिया टोटल स्ट्रेस इज रिड्यूस, ये भी गलत है भाई। ऑप्शन डी, टोटल स्ट्रेस इज इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन पोर वाटर, यहाँ फिर से डिक्रीज वर्ड आया। इन चारों ऑप्शन में चारों ऑप्शन रॉन्ग है। आपको मैं करेक्शन कर रहा हूँ, आपको समझ लेना है इस क्वेश्चन में। अगर वाटर टेबल बढ़ता है ग्राउंड सरफेस से तो हमारा टोटल स्ट्रेस भी बढ़ेगा, पोर वाटर प्रेशर भी बढ़ेगा और इफेक्टिव स्ट्रेस घटेगा, ये कंसेप्ट है यहाँ पे। तो ये गुप्ता एंड गुप्ता में मिस्टेक दिया गया है, आप इसको सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ ए सॉइल मास ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी जी एंड वॉइड रेशियो ई इज गिवन बाय। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको रिलेशन पूछा गया है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का। तो सबसे पहले हमको समझना है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता क्या है। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन विच क्विकसैंड कंडीशन अकर्स इज नोन एज क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो इसका मैथमेटिकल रिलेशन है, आप लिख सकते हैं इसको G-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। अब यहाँ पे G क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और E क्या है, यहाँ पे वॉइड रेशियो है, और I मतलब होता है हाइड्रोलिक हेड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो IC को हम लोग लिख सकते हैं H/L भी लिख सकते हैं। तो H/L भी लिख लीजिए, हेड बाय लेंथ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, G-1 बाय 1 प्लस ई। बट इस क्वेश्चन में आपको क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का रिलेशन पूछा गया है। तो रिलेशन क्या है इसका, IC इक्वल टू G-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में -1 है, नीचे प्लस है, तो ये ढूंढते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ए, G+1 यहाँ बिल्कुल गलत है, मैंने बताया ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस होगा। फिर ऑप्शन बी G-1 1 प्लस ई, यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया G-1 1 प्लस ई, दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 53, क्विक सैंड इज ऑप्शन ए टाइप्स ऑफ सैंड, ऑप्शन बी फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेसिव सॉइल, ऑप्शन सी फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेजनलेस सॉइल एंड ऑप्शन डी फ्लो कंडीशन अकर इन बोथ कोहेसिव एंड कोहेजनलेस सॉइल। अब यहाँ पे हमको समझना है कोहेसिव सॉइल क्या होता है। तो कोहेसिव सॉइल में हम बोलते हैं क्ले एंड सिल्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव सॉइल, एंड कोहेजनलेस सॉइल में हम लोग बोलते हैं ग्रेवल एंड सैंड। तो आपको ये समझ लेना है कि कोहेसिव सॉइल में कौन सा सॉइल आता है एंड कोहेजनलेस सॉइल में कौन सा सॉइल आता है। तो जहाँ भी आपको कोहेजनलेस सॉइल बोलता है मतलब ये किसकी बात कर रहा है, तो ग्रेवल एंड सैंड की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है क्विक सैंड कंडीशन किस में कौन से सॉइल में अकर होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है टाइप्स ऑफ सैंड, ऑप्शन डी दिया है फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेसिव सॉइल, ऑप्शन सी दिया है फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेजनलेस सॉइल, ऑप्शन डी दिया है फ्लो कंडीशन अकरिंग इन बोथ कोहेसिव एंड कोहेजनलेस सॉइल। सबसे पहले क्विक सैंड कंडीशन हम समझते क्या होते हैं। आप लोग कभी देखते होंगे जब बारिश होती है तो जब भी कोई हमारा जो नदी वाला एरिया होता है तो वो कैसा हो जाता है, दलदल जैसा हो जाता है एरिया, ठीक है। तो दलदल जैसे एरिया को ही हम लोग बोलते हैं क्विक सैंड, क्विक सैंड उसको ही बोलते हैं। अब ये कैसे डेवलप्ड होता है तो मैं आपको ये बताता हूँ। तो क्विक सैंड कंडीशन क्या होता है, अगर सीपेज प्रेशर अगर हमारा सबमर्ज वेट के बराबर हो जाता है, अगर सीपेज प्रेशर हमारा सबमर्ज वेट के बराबर हो जाएगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगी, हमारी जीरो हो जाएगी।
अगर इफेक्टिव स्ट्रेस 0 होती है तो उस समय जब कोहेजन लेस सॉइल होता है, मतलब सैंड जो होता है वो अपनी स्ट्रेंथ क्या करती है, लूज करती है। वो अपनी स्ट्रेंथ लूज करती है, उसके बाद वो फ्लो के साथ बहने लगती है। वैसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्विक सैंड कंडीशन। दैट्स वाई क्विक सैंड कंडीशन इज ऑलवेज अकर्स इन कोहेजन लेस सॉइल। मतलब यहाँ पे सैंड ही अपना स्ट्रेंथ लूज करता है और उसके साथ हमारा फ्लो होने लगता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं क्विक सैंड कंडीशन इज अकर्स इन कोहेजन लेस सॉइल। ऑप्शन ए यहाँ दिया हुआ टाइप्स ऑफ सैंड बिल्कुल गलत है भाई। ऑप्शन बी दिया है फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल मतलब क्ले एंड सिल्ट होता है, ये भी गलत हो गया। फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेजन लेस सॉइल, मैंने बताया था कोहेजन लेस सॉइल में क्या होता है, ग्रेवल होता है, सैंड होता है। तो क्विक सैंड किसके लिए हुआ, सैंड के लिए हुआ। दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, द हाइड्रोलिक हेड दैट वुड प्रोड्यूस ए क्विक कंडीशन इन सैंड स्ट्राटा ऑफ थिकनेस 1.5 मीटर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.67 एंड वॉइड रेशियो इज 0.67। मैंने आपको बताया था जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आता है तो सबसे पहले आप अंडरलाइन करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द हाइड्रोलिक हेड दैट वुड प्रोड्यूस ए क्विक सैंड कंडीशन ऑफ थिकनेस 1.5 मीटर। यहाँ पे आपको थिकनेस है मतलब लेंथ दी गई है, लेंथ कितनी मीटर दी गई है, 1.5 मीटर। फिर दी हुई है स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब जी कितनी दी गई है, 2.67। फिर वॉइड रेशियो कितनी दी गई है, ई मतलब 0.67। अब आपको बोला है यहाँ पे हेड निकालने के लिए, तो हमको क्विक सैंड कंडीशन का इक्वेशन पता है, आई सी इक्वल टू क्या, G-1/1 प्लस ई। अब यहाँ आई सी को हम लोग लिख सकते हैं H/L इक्वल टू G-1/1 प्लस ई। अब यहाँ पे आपको हेड निकालना है तो H हमको निकालना है, लेंथ आपको कितना दिया है 1.5। अब यहाँ पे G-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। अब G कितना दिया है भाई यहाँ पे 2.67, तो 2.67 माइनस 1 मतलब 1.67 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.67 मतलब 1.67। तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे H/1.5 इक्वल टू 1। तो H कितना हो जाएगा हमारा, हेड कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। तो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया 1 मीटर, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी दिया 1.5 मीटर, मतलब ये बिल्कुल सही ही है क्योंकि यहाँ पे बोला है कितना है आंसर 1.5, हमारा भी कितना निकला था 1.5 मीटर। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको एक मैं छोटा सा आपको बता रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ कि जब भी क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है वो हमेशा सैंड के लिए 1 ही होता है। अगर आपको सैंड के लिए पूछा जाता है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तो आपको बोलना है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट फॉर सैंड इज 1। ऑल अदर सॉइल के लिए हमको निकालना पड़ता है, लेकिन हमारा सैंड की वैल्यू हमेशा 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए आपको टाइम बचाना है, तो यहाँ पे सैंड है दिया हुआ है, तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मतलब क्या, G-1/1 प्लस ई, वो हमेशा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली सॉल्व कर लेना चाहिए था कि H/L इक्वल टू 1। अब यहाँ पे H है हमको निकालना है, लेंथ कितनी दी गई 1.5 इक्वल टू 1, तो H इक्वल टू कितना निकल गया 1.5 मीटर। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विदाउट ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ठीक है, कंसेप्ट याद रखना है। सैंड के लिए बोला है तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमेशा 1 होता है, और अदर सॉइल के लिए हमको निकालना पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 55, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ परमेबल सॉइल विच इन्फ्लुएंस परमेबिलिटी। अब यहाँ पे पूछा गया है कि परमेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए विस्कोसिटी, ऑप्शन बी यूनिट वेट, ऑप्शन सी बोथ विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। अब हम लोग देखते हैं कि परमेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर पे इंपैक्ट करता है। तो सबसे पहले हमारा साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल पे डिपेंड रहता है वो, फिर शेप पे डिपेंड होता है, फिर वॉइड रेशियो पे डिपेंड होता है, फिर सॉइल स्ट्रक्चर पे डिपेंड होता है, फिर एब्जॉर्ब वाटर पे डिपेंड होता है, फिर ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होता है, फिर टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, फिर विस्कोसिटी पे डिपेंड होता है, यूनिट वेट पे डिपेंड होता है। अब एक मैं परमेबिलिटी का आपको इक्वेशन बता देता हूँ, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट वेट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी एंड K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये आप एक याद रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब K मतलब होता है परमेबिलिटी, वो किस पे डिपेंड होता है, तो यूनिट वेट पे भी डिपेंड है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड है, विस्कोसिटी पे भी डिपेंड है। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, तो आप बोलेंगे यस सही है। यूनिट वेट पे भी डिपेंड करता है, तो यस ये भी सही है। ऑप्शन सी बोथ विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट, तो सी इज द करेक्ट आंसर।
कभी कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हमारा विस्कोसिटी ज़्यादा है तो परमिबिलिटी क्या होगी, तो परमिबिलिटी कम होगी, क्योंकि हमारा के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखिए, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा, गामा मतलब यूनिट वेट डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी इनटू मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है ग्रेटर द विस्कोसिटी ग्रेटर द परमिबिलिटी। ऑप्शन बी दिया हुआ है ग्रेटर द यूनिट वेट ग्रेटर द इज द परमिबिलिटी। ऑप्शन सी दिया हुआ है ग्रेटर द यूनिट वेट स्मॉलर द परमिबिलिटी। ऑप्शन डी दिया हुआ है यूनिट वेट डज नॉट अफेक्ट द परमिबिलिटी। अब मैंने एक रिलेशन आपको 55 नंबर क्वेश्चन में बताया, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट वेट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी एंड के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यहाँ पे हमको बताइए, अगर के बढ़ेगा तो यूनिट वेट भी बढ़ेगा, अगर के बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो विस्कोसिटी हमारी डिक्रीज होगी। तो ये आपको रिलेशन से पता चल जाता है। आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर द विस्कोसिटी मतलब ग्रेटर द विस्कोसिटी ग्रेटर द परमिबिलिटी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि विस्कोसिटी के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये नहीं होगा। दूसरा दिया ग्रेटर द यूनिट वेट ग्रेटर द परमिबिलिटी, यहाँ पे के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा, मतलब बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन द सॉइल। ऑप्शन ए इंक्रीज वॉइड रेशियो एंड डिक्रीज परमिबिलिटी। ऑप्शन बी इंक्रीज बोथ वॉइड रेशियो एंड परमिबिलिटी। ऑप्शन सी डिक्रीज वॉइड रेशियो एंड परमिबिलिटी एंड ऑप्शन डी डिक्रीज वॉइड रेशियो एंड इंक्रीज परमिबिलिटी। अब मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था कि अगर इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता है तो वॉइड रेशियो क्या हो जाएगी, कम होगी। अगर वॉइड रेशियो कम होती है तो परमिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये मैंने बताया आपको कि अगर वॉइड रेशियो कम हो रहा है मतलब डेंस पार्टिकल हो रही है, मतलब छोटे पार्टिकल्स हो रही है, तो वॉइड रेशियो क्या होगा, हमारा घट जाएगा। अगर वॉइड रेशियो घटता है तो परमिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हमको यहाँ पे क्या होगा, दोनों डिक्रीजेज होंगे। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, इंक्रीज वॉइड रेशियो एंड डिक्रीज परमिबिलिटी। बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज है, मैंने बताया डिक्रीज डिक्रीज होता है। फिर इंक्रीज बोथ वॉइड रेशियो, ये भी गलत है। फिर डिक्रीज वॉइड रेशियो एंड परमिबिलिटी, यहाँ दोनों डिक्रीज है। क्यों, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रही है यहाँ पे, तो डिक्रीज वॉइड रेशियो एंड परमिबिलिटी, सी इज द करेक्ट आंसर। अगर इसको घुमा के आपको दे सकता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन द सॉइल, यहाँ पे बोलेगा डिक्रीज है, तो हमारा क्या होगा, अगर इफेक्टिव स्ट्रेस घटता है तो वॉइड रेशियो परमिबिलिटी बढ़ेगा, मतलब रिवर्स में चलता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 58 इफ द परमिबिलिटी ऑफ सॉइल इज 0.8 mm पर सेकेंड द टाइप्स ऑफ सॉइल इज। अब देखिए यहाँ पे आपको परमिबिलिटी की वैल्यू दी गई है और आप बताओ कौन सा सॉइल है। तो ऑप्शन ए ग्रेवल, ऑप्शन बी सैंड, ऑप्शन सी सिल्ट, ऑप्शन डी क्ले। अब देखिए इस टेबल में मैं आपको बताता हूँ कि परमिबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पे वैल्यू कितना दिया गया है, 0.8 mm पर सेकेंड में दिया गया है, और इस टेबल में हमारी वैल्यू किस में दिया गया है, सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया गया है। तो आपको चेक करना है यहाँ पे वैल्यू कितना है, 0.8 mm पर सेकंड है, मतलब ये किस में आएगा। तो सबसे चलिए हम लोग ढूंढ लेते हैं वैल्यू। क्लीन ग्रेवल का 10⁻² से 1 के बीच में, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। फिर हमारा क्लीन सैंड की वैल्यू कितना है, 1 से लेकर 10⁻³ में है, मतलब हमारा सेकंड नंबर में ही बिलोंग करता है। मतलब क्या होगा, सैंड इज द करेक्ट आंसर। अगर हमारी परमिबिलिटी की वैल्यू 0.8 मीटर पर सेकंड है तो किस टाइप के सॉइल होंगे, सैंड के सॉइल होंगे। तो ये टेबल आपको याद रखना है। हमको पता है जितने बड़े सॉइल रहते हैं उतनी ज़्यादा परमेबल बोला जाएगा, जितने छोटे सॉइल रहेंगे उतना हमारा लेस परमेबल होगा। जितने बड़े पार्टिकल मतलब क्या हो रहा है, साइज ऑफ वॉइड्स हमारा ज़्यादा है तो पानी आसानी से पास हो जाएगा, और छोटे पार्टिकल में साइज ऑफ वॉइड्स क्या है, कम है, तो पानी को क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। डेट्स वाई हमारा बोलेंगे कोर्स ग्रेन सॉइल इज हाईली परमेबल एंड फाइन ग्रेन सॉइल इज लीस्ट परमेबल। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोर सुटेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ परमिबिलिटी ऑफ क्ले सॉइल। ठीक है, ऑप्शन ए कांस्टेंट हेड मेथड, ऑप्शन बी फॉलिंग हेड मेथड, ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल परमिबिलिटी टेस्ट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हमको समझना है परमिबिलिटी निकालने के लिए कौन कौन से हमारे लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं। तो परमिबिलिटी को निकालने के लिए दो तरह के लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं। एक तो क्या होते हैं, कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट, फिर दूसरा होते हैं फॉलिंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट। ये दोनों हेड से हम लोग लैब में परफॉर्म करते हैं, इस दोनों से हम निकालते हैं परमिबिलिटी, मतलब डेट इज के निकालते हैं। ठीक है, ये दोनों परफॉर्म करते हैं हम लोग लैब में। अब हमको देखना है कांस्टेंट हेड किस सॉइल के लिए सुटेबल है। अब देखिए यहाँ पे सी है ना, तो सी मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल, मतलब कांस्टेंट हेड है, मतलब वो सी मतलब कौन से सॉइल के लिए होगा, ये कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए होगा। याद रखिएगा सी।
मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या क्या आया, तो एक तो ग्रेवल आया, दूसरा क्या आया, सैंड आया। अब यहाँ पे फॉलिंग हेड परमिलिटी टेस्ट, यहाँ देखिए एफ है, तो किसके लिए सुटेबल होगा, तो ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए सुटेबल होगा। तो फाइन ग्रेन में क्या आएगा भाई, तो फाइन ग्रेन सॉइल में क्या आएगा, एक तो सिल्ट आएगा, दूसरा क्ले आएगा। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोर सुटेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ परमिलिटी ऑफ क्ले सॉइल। अब ये क्ले सॉइल किस में आया, क्ले सॉइल आया फाइन ग्रेन सॉइल में। तो फाइन ग्रेन सॉइल में क्या, तो एफ है, तो एफ ढूंढना है, मतलब फाइन ग्रेन के लिए फॉलिंग हेड मेथड। तो ऑप्शन ए देखिए कांस्टेंट हेड मेथड बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी फॉलिंग हेड मेथड बिल्कुल सही, यहाँ पे एफ एफ, तो बी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर बेस्ट सुटेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ परमिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। अभी मैंने डिस्कस किया 59 क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कोर्स ग्रेन सॉइल, मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल मतलब क्या, एक तो ग्रेवल आएगा, दूसरा क्या आएगा, सैंड आएगा। अब मैंने बताया था कि सी सी मतलब क्या ढूंढना है, कांस्टेंट हेड मेथड ढूंढना है। तो चलिए हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो ए में दिया हुआ है कांस्टेंट हेड मेथड, तो बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो कमेंट कीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब पूरे अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ जा रहा हूँ, अगर आप ये पढ़ लेते हो तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपका 1 मार्क्स भी छूटेगा नहीं कंपटीशन एग्जाम में। ओके, थैंक यू।